जय हिंद। आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और इस लेक्चर में सेकंड यूनिट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा फोर्थ टॉपिक है प्रकाशन में नीति शास्त्र। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कोई भी नॉलेज वाली चीज़ है, जैसे कि बुक है या फिर न्यूज़ ही क्यों ना हो, तो जो नॉलेज वाली चीज़ है उसमें अच्छी क्वालिटी कैसे रखी जा सकती है, वीडियो क्वालिटी नहीं, और इसी के नॉलेज की क्वालिटी। सबसे पहले कोप को देखेंगे, COPE, जिसे हिंदी में प्रकाशन नैतिकता के लिए समिति कहा जाता है। यह एक ऐसी संस्था है जिसमें कि अगर विश्व में कोई भी चीज़ प्रकाशित हो रही है ना, तो उसमें नैतिकता है या नहीं है, नैतिकता बरती गई है या फिर उसकी जगह झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, इसका ख्याल रखती है। तो कोप की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका उद्देश्य शिक्षा के संबंध में कोई भी चीज़ प्रकाशित हो रही है उसमें साहित्यिक चोरी को रोकना है और साथ ही साथ नैतिकता को बढ़ावा देना भी है। कोप के कार्यों की बात कर ली जाए तो इसमें वही सारे काम आएंगे जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। यहाँ पे मैं इधर कहीं उसका जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी होगी उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा क्लास का। हालांकि अभी हम कुछ शब्दों में समझ लेते हैं, जैसे कि डेटा विश्लेषण है। कोप का काम होता है कि जो भी पुस्तक पब्लिश हो रही है उसमें किस किस डेटा का प्रयोग किया गया है उसका विश्लेषण करना, लेखत्व का ध्यान रखना, किसी भी विषय से संबंधित जो लेखक है उसके बारे में जानकारी रखना, हितों का टकराव होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर लेखक हैं तो उनके हितों का टकराव होना चाहिए ताकि एक दूसरे की गलतियों को उजागर किया जा सके, अन्यथा जो बाकी संपादक और प्रकाशक के हितों में कोई टकराव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सहकर्मी समीक्षा, जिसमें कि आपके साथी द्वारा आपके कार्य में की गई गलतियों को ढूंढना होता है। निरर्थक प्रयास, आप कोई भी विषय पर कार्य कर रहे हैं तो उसमें निरर्थक कंटिन्यूसली काम होता रहना चाहिए, उसमें रुकना नहीं चाहिए। साहित्यिक चोरी का ध्यान रखना कि कहीं आपके द्वारा किया गया कार्य किसी और के द्वारा पहले से किया तो नहीं है, तो आपने कहीं उसका काम चुराया तो नहीं है, तो साहित्यिक चोरी को रोकना। संपादकों के कर्तव्यों को उजागर करना। मीडिया से संबंधित में जैसे ही कोई मीडिया अगर गलत जानकारी दे रहा है तो उसके ऊपर रोक लगाना। और अंत में विज्ञापनों में हो रहे कदाचार को रोकना, जिसमें कि कंपनीज क्या करती हैं कि झूठे विज्ञापन देती हैं अपने प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए, तो इन सब चीज़ों को रोकना। तो ये था हमारा कोप। अब है केयर। तो गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक प्रकाशन में केयर किस तरह से योगदान देता है। केयर की स्थापना 2019 में UGC द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था कि शैक्षणिक विषयों में अनुसंधान यानी कि जो रिसर्च हो रही है ना उसकी गुणवत्ता को बढ़ावा देना। केयर का मानना है कि हम अनुसंधान यानी कि रिसर्च को अच्छे से बढ़ावा देंगे ताकि जो केयर के अलावा एक और संस्था जो अभी हमने पढ़ी क्या थी, कोप, तो कोप की आवश्यकता ही ना पड़े। कोप में क्या था कि हम प्रकाशन करने वक्त अच्छे से ध्यान रख रहे हैं तो अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम रिसर्च के समय ही ध्यान दे देंगे। तो केयर जो है ये मीडिया के क्षेत्र में भी काम करता है। जैसे कि आज भारत सपोज 190 देशों में से भारत का स्थान 180वें स्थान पर है मीडिया का, मतलब इतना नीचे गिरा हुआ स्तर है भारतीय मीडिया का। तो इस तरह की अलग अलग रिसर्च पेपर्स हैं वो निकल के आते रहते हैं वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, जो कि एक तरफ से झूठ कह सकते हैं। बाकी जैसे कि क्योंकि अफ़गानिस्तान हमसे बेटर बता दिया, पाकिस्तान हमसे बेटर बता दिया, जिनके पास कोई नॉलेज भी नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हम 180 पे डिज़र्व नहीं करते थे, हम 160 करते थे, क्योंकि जिस प्रकार से अभी जो अटैक किया था इंडियन आर्मी ने, तो किस प्रकार से इन्होंने झूठ फैलाया था कि कराची उड़ा दिया, लाहौर उड़ा दिया, तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोला गया ये डिज़र्व करते हैं 180 पर रहना। तो केयर की क्या उद्देश्य है इनको भी जान लेते हैं। तो केयर साफ साफ कहता है कि गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देना है, यानी कि अच्छी क्वालिटी की रिसर्च को बढ़ावा देना है। ये कहता है कि शिक्षण स्थानों में हम ये जो हम रिसर्च कर रहे हैं ना, तो इन रिसर्चेस को उसी समय पब्लिश कर देना चाहिए ताकि शिक्षण स्थानों में नॉलेज मिलती रहे। तीसरा उद्देश्य है इनका कि अच्छे न्यूज़पेपर्स को बढ़ावा देना वैश्विक स्तर तक। जो अच्छे मीडिया हाउसेस हैं उनको बढ़ावा देना, उनका दृष्टिकोण संपूर्ण विश्व में अच्छा प्रस्तुत करना। और क्या उद्देश्य है इनका कि जो घटिया न्यूज़पेपर्स हैं या फिर घटिया न्यूज़ चैनल्स हैं, चैनल घटिया नहीं होंगे तो उसका कोई एक आधा प्रोग्राम घटिया होगा, तो उसके द्वारा जो बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं ना समाज पे, उसको रोकना। और क्या उद्देश्य मिलते हैं इसके हमें कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के लिए कार्यसूची तैयार करना। जैसे हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो कभी कभार आता है ना कि इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च में ये पता चला है, तो ऐसी रिसर्चेस को बढ़ावा देना जो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या फिर कमेटियाँ हैं जो केयर की मेंबर हैं और भारत की किन किन यूनिवर्सिटीज़ ने UGC केयर अपनाया है वो आप। तो ये था आपका फोर्थ चैप्टर। कोप और केयर में आपको थोड़ा सा अंतर याद रखना है और बाकी सारी चीज़ें हम पिछली यूनिट में पढ़ ही चुके थे। अब हम शुरू करेंगे अपना फिफ्थ चैप्टर, शैक्षणिक कदाचार, एकेडमिक मिसकंडक्ट। शैक्षणिक कदाचार क्या होता है? तो छात्रों द्वारा कोई भी अनैतिक कार्य किया जाता है ना शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे उससे फिर किसी अन्य व्यक्ति पर भी प्रभाव पड़े, शिक्षा पर प्रभाव पड़े, या फिर पूरे जो शिक्षा संस्था है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, उस पर प्रभाव पड़े, तो वे शैक्षणिक कदाचार कहलाता है। कदाचार यानी कि मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब होता है दुर्व्यवहार।
बात कर ली जाए शैक्षणिक कदाचार के प्रकारों की, तो ये भी हमने पहले पढ़ रखा है, बस अभी रिवाइज ही करेंगे एक तरह से। तो साहित्यिक चोरी क्या होता है कि वही किसी और के कार्य को स्वयं का कहकर प्रस्तुत कर देना, तो ये भी साहित्यिक चोरी है जो कि शैक्षणिक कदाचार के अधीन आती है। नेक्स्ट है बेईमानी करना, जैसे आप एग्जाम देने बैठे हो और आप किसी और के एग्जाम पेपर से आंसर शीट से अपने आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हो, तो वो बेईमानी कहलाती है। नेक्स्ट है स्वयं साहित्यिक चोरी, यानी कि खुद के ही पुराने कार्य को फिर से यूज़ में लाना। तो ये तब माना जाता है जब आप किसी टीचर से बिना पूछे ही अपने पुराने वाले असाइनमेंट को फिर से कॉपी करके प्रस्तुत कर देते हैं। नेक्स्ट है किसी परीक्षण या परीक्षा में किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करना। परीक्षण या परीक्षा, एग्ज़ाम या फिर टेस्ट में आप किसी की जगह पर बैठ जाएं या फिर अपनी जगह पर किसी और को बिठा दें, तो ये भी शैक्षणिक कदाचार कहलाता है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, वो भी इसी में आती है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपने किसी और व्यक्ति को बिठा दिया कि तू मेरा एग्ज़ाम दे दे। नेक्स्ट है टर्म पेपर, टेस्ट पेपर या फिर असाइनमेंट खरीदना, तो ये भी शैक्षणिक कदाचार कहलाता है, क्योंकि आप किसी और के कार्य को स्वयं का कहकर ही प्रस्तुत कर रहे हो। भले ही आपने उसके लिए पैसे दे रखे हैं उस वाले व्यक्ति को जिसने वो काम किया था, लेकिन फिर भी ये शैक्षणिक कदाचार कहलाता है। देखा, ये पॉइंट शैक्षणिक कदाचार में भी आ सकता है और साहित्यिक चोरी जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें भी आ रखा है पहले से। तो आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो ये सारे चैप्टर आपस में को रिलेट कर रहे हैं, इसलिए आप कोशिश करो कि स्किप ना करो वीडियो को और सारे ध्यान से पढ़ें। 6 पॉइंट है किसी शैक्षणिक रिकॉर्ड या सहायक दस्तावेज़ को गलत साबित करना, गलत तरीके से प्रस्तुत करना या जाली बनाना। जैसे कि एग्ज़ाम पेपर्स में बैठने के लिए हम रिपोर्ट कार्ड जाली बना लेते हैं पिछले सेमेस्टर्स के, है ना, भले हम फेल हो गए हो लेकिन आगे तो हमने दिखाना है कि हम पास हो गए हैं। तो इस तरह से, या फिर झूठे दस्तावेज़ यूज़ कर लेना। आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो उसमें भी झूठे खुद के ही नकली डॉक्यूमेंट्स बना लेना, है ना, और कोई भी रिकॉर्ड जो हैं उनके साथ शैक्षणिक कदाचार के अधीन आते हैं। 7th है अनधिकृत सहयोग, जैसे कि किसी टीचर ने बहुत सारी असाइनमेंट्स चेक करनी है तो उसने हर क्लास से 2 अच्छे अच्छे बच्चे उठा लिए जो पढ़ने वाले हैं, उनको बोल दिया कि आप हमारे बाकी बच्चों की असाइनमेंट्स चेक कर दो, हम तुम्हारी कर देते हैं। तो ये क्या है, आपके ऊपर टीचर भरोसा कर रहा है और आप टीचर के कार्य को आगे कर रहे हैं, तो ये अनधिकृत सहयोग कहलाता है, जो कि शैक्षणिक कदाचार है। इसमें आपके द्वारा किया गया वह कार्य भी आ सकता है कि जैसे असाइनमेंट्स दी गई हैं ना, ग्रुप असाइनमेंट दी गई है, लेकिन क्या किया, एक ही बच्चे ने बनाई ग्रुप असाइनमेंट और उसने सभी के नाम लिख लिए, तो आपने क्या किया, उस एक पर भरोसा किया, तो जो कि ये भी शैक्षणिक कदाचार है। नेक्स्ट है टर्म पेपर्स को खरीदना, जैसे कि आप एग्जाम पेपर्स टीचर्स को बोल के खरीद ही लेते हो। कुछ टीचर्स होते हैं जो बेचने के लिए तैयार बैठे रहते हैं क्वेश्चन पेपर्स, आज तभी तो इतने सारे पेपर्स लीक होते हैं, किसी न किसी ने तो बेचे होंगे, तो ये भी शैक्षणिक कदाचार है। लास्ट पॉइंट है संकाय बौद्धिक संपदा का वितरण। अब आपको आपके दोस्त ने कोई एक दस्तावेज़ दिया, लेकिन वो दस्तावेज़ ना किसी तीसरे व्यक्ति का है और उससे पूछा भी नहीं गया, तो लेकिन पहुंचा तो आपके पास, तो आपके द्वारा वो कदाचार माना जाएगा। तो यहाँ तक था हमारा 5th चैप्टर शैक्षणिक कदाचार। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इस यूनिट के। अब थर्ड लास्ट चैप्टर है शैक्षणिक कदाचार को कैसे रोकें। वो हम देख चुके हैं कि जो स्कूल्स में चीटिंग हो रही है वही शैक्षणिक कदाचार है। या तो आप एग्जाम में जो बच्चे चीटिंग करते हैं उन्हें दूर दूर बिठा दो, ऐसी व्यवस्था कर दो कि वो चीटिंग ही ना कर पाएँ, या फिर आपको लगता है कि बच्चा चीटिंग कर रहा है तो उसे वार्निंग दे दो, या फिर मौखिक चेतावनी होती है जो वो दे दो, या फिर लिखित रूप में दे दो, उस पर जुर्माना लगा दो, या फिर उसे निष्कासित कर दो। अब इन सभी कार्यों के बाद ना बच्चे को भी कुछ अधिकार देने चाहिए, तो बच्चे के पास भी अधिकार है कि वो इसके खिलाफ अपील कर सके कि नहीं, मैंने चीटिंग नहीं की थी, तो वो भी उसके पास अधिकार है। तो इन सभी उपायों से क्या हो सकता है कि शैक्षणिक कदाचार जो एग्ज़ाम्स में स्कूल्स में चीटिंग होती है उसको रोका जा सकता है। अब शैक्षणिक कदाचार का ये मतलब तो नहीं है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड ही कोई काम नहीं कर सकते गलत। शैक्षणिक कदाचार के अधीन ही एक आचार संहिता होती है, जो हर स्कूल के अलग अलग रूल्स होते हैं कि आपको इस रूल को फॉलो करना है, आप गलत काम करते हो तो आपको ये सज़ा दी जाएगी। तो उसे आचार संहिता कहते हैं। यूनिवर्सिटी वालों ने जो रूल्स बनाए होते हैं ना कि आपको किस प्रकार से रहना है, तो इससे संबंधित एक बुकलेट बनाई होती है उन्होंने। जब आप वहाँ पर एडमिशन लेते हो तो वे लोग आपको बुकलेट देते हैं कि इसके अंदर ये कानून है और आपको इसके अधीन ही रहना है। अब आजकल के समय में, इंटरनेट के समय में, तो ये आ गया कि वेबसाइट पे ही ये सब अपलोड करा दिए जाते हैं। इस संहिता को लागू करने का एक ही उद्देश्य होता है कि छात्रों में अनुशासन लाया जाए, और जो स्कूल में होने वाले गलत कार्य जैसे कि रैगिंग की जाती है, यौन उत्पीड़न हो गया, शारीरिक हिंसा हो गई, कोई शराब पी के आ गया है ना, कोई मारने की धमकी दे दी, तो इस प्रकार के कोई भी कार्य हैं इन सभी को रोकना होता है। अब जो आचार संहिता का उल्लंघन करता है ना, उसके खिलाफ समिति, हर स्कूल में एक समिति होती है जो बुलाई जाती है कि कोई बच्चे ने गलत काम किया है तो उसके खिलाफ पहले तो उसे कार्यवाही दे देते हैं कि अगर आपने इसके बाद दोबारा ऐसा किया तो आपके ऊपर गंभीर कार्यवाही की जाएगी। दूसरे स्थान पर उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जैसे कि उसे फैसिलिटीज़ से अलग कर दिया जाता है कि नहीं, अब आप कंप्यूटर लैब में नहीं जाओगे आज से। तीसरे स्तर पर उसे सामुदायिक सेवा करवाई जाएगी, कम्युनिटी की सेवा करवाई जाएगी कि जाओ अब जाके तुम वहाँ किसी गली में जाओगे और वहाँ पर उसे झाड़ू लगा के उसे साफ़ करना पड़ेगा, साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। बूढ़ों की आश्रम में भेज दिया जाएगा, वहाँ पे उसे सज़ा के तौर पर वहाँ पे काम करना पड़ेगा।
चौथे स्तर पर उसका निष्कासन कर दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार से वो कॉलेज के किसी बच्चे से ना मिल पाए और वे कॉलेज में भी ना आ पाए, या फिर उसका निलंबन कर दिया जाए यानी कि सस्पेंड कर दिया जाए कुछ टाइम पीरियड के लिए कि 1 महीने तक वे स्कूल नहीं आ सकता, क्लास में नहीं आ सकता, किसी गतिविधि में भाग नहीं ले सकता, कोई भी कार्यक्रम स्कूल में चल रहा है तो उसमें अपना नाम नहीं लिखवा सकता, इस प्रकार की। तो ये था हमारा 6 चैप्टर और इसी के साथ हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट होते हैं और सेकंड यूनिट डाउट्स के लिए कमेंट सेक्शन खुला है। आपको कुछ समझ ना आया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।